तो हाय एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा नॉर्मलाइजेशन किस तरह से किया जाता है। जो भी आरआरबी एग्जाम कंडक्ट करवाता है वेरियस पोजीशंस के लिए, उसमें नॉर्मलाइजेशन भी किया जाता है। तो हम समझेंगे कि नॉर्मलाइजेशन किस केस में करा जाता है और नॉर्मलाइजेशन अगर करना पड़ता है तो उसका पूरा मेथड क्या है। तो मैं एक डेटा लेकर के आया हूं, उस डेटा को हम अपना आधार बना करके, बेस बना करके एक एक स्टेप समझेंगे और एक एग्जाम्पल कैंडिडेट का रॉ मार्क्स से लेकर के परसेंटाइल, फाइनल परसेंटाइल से लेकर के नॉर्मलाइज्ड परसेंटाइल तक हम एक एक चीज समझेंगे कि कैसे डिसाइड किया जाता है। पहली चीज समझना ये जरूरी है कि नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से होता है। जैसे आप जानते हैं कि जोन वाइज अलग अलग एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं। हाइपोथेटिकली मान लेते हैं अगर किसी जोन का जो एग्जाम है वो एक ही शिफ्ट में पूरा हो जाता है। एक हाइपोथेटिकल अजम्पशन में ले रहा हूं। मैं अभी आपको ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि कोई ऐसा जोन है जिसका एक ही शिफ्ट में हुआ होगा, या मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूं कि कोई ऐसा जोन है जिसका 2 या 3 शिफ्ट में हुआ होगा। मैं हाइपोथेटिकली आपको बता रहा हूं कि मान लीजिए एक जोन ऐसा है जिसका फॉर एग्जाम्पल कोलकाता ले लेते हैं और उसका एक ही शिफ्ट में सभी बच्चों का एग्जाम हो गया है। तो अब उस जोन में नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पिक्चर में नहीं आएगा, उस केस में नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर कहीं पर मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, किसी एक जोन का 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, अभी जैसे आरआरबी जेई का एग्जाम हुआ है रिसेंट में सीबीटी 1, तो उसमें मान लीजिए किसी एक जोन का 2 शिफ्ट में पेपर हुआ है। किसी का मान लेते हैं 19 तारीख को जो पहली शिफ्ट हुई उसमें, और किसी का हो सकता है सेम जोन का 25 तारीख को जो एक शिफ्ट हुआ था थर्ड शिफ्ट में, उसमें हुआ होगा। तो इस केस में क्योंकि एक ही जोन में 2 शिफ्ट पिक्चर में आई हैं, तो यहां पर हम मान के जाएंगे कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन जरूर किया जाएगा। तो एक बार हम चलते हैं और समझते हैं ये नॉर्मलाइजेशन किया कैसे जाता है अगर कहीं पर जरूरत पड़ती है तो जैसे अब पूरा जो मेथडोलॉजी है इसकी वो किस तरह से काम करती है बेटा। तो सबसे पहले आपके रॉ मार्क्स को लिया जाता है और जितने भी शिफ्ट हुए हैं, हाइपोथेटिकली मान के चलते हैं कि किसी एक जोन में 7 शिफ्ट में पेपर हुआ है। एक हाइपोथेटिकल अजम्पशन लेके मैं चल रहा हूं ताकि हम कैलकुलेशंस को आपको बेहतर रूप से समझा पाए। तो जितनी भी शिफ्ट हुई हैं, हम क्या करेंगे, हम उन सारे शिफ्ट्स में परसेंटाइल निकालेंगे। क्या होता है परसेंटाइल, वो भी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा इसी वीडियो में। उसके बाद हमें बेस शिफ्ट पता करना होता है। बेस शिफ्ट वो शिफ्ट होती है जिसको हम अपने लिए एक स्टैंडर्ड शिफ्ट मान के चलते हैं। उसमें जो बच्चों के परसेंटाइल होते हैं उसको एक स्टैंडर्ड मान के चलते हैं और उसी को रेफरेंस लेते हुए बाकी बच्चों के मार्क्स नॉर्मलाइज किए जाते हैं। बेस शिफ्ट कैसे डिसाइड की जाएगी, जैसे एग्जांपल के तौर पे 7 शिफ्टों में अगर पेपर हुआ है तो बेस शिफ्ट कैसे डिसाइड होगा उसका भी एक रूल है जो आरआरबी ने दिया है, उसको समझेंगे। एक बार हमारी बेस शिफ्ट समझ आ गई और हमारी खुद की शिफ्ट में जो नॉर्मलाइजेशन था वो आ गया, इन दोनों नॉर्मलाइज स्कोर को, सॉरी, इन दोनों परसेंटाइल को हम आपस में इंटरपोलेट करते हुए अपना जो भी नॉर्मलाइज स्कोर है वो हम निकाल सकते हैं। नॉर्मलाइज मार्क्स मिलते हैं वहां से। फिर उसके बाद क्वालिफाइंग परसेंटेज और फिर इवेंचुअली मेरिट वहां से बनता है। हमारा काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा इस वीडियो में कि नॉर्मलाइजेशन या नॉर्मलाइज्ड स्कोर कैसे निकाला जाता है। तो अभी हम मान लेते हैं कि हमारे पास कुल 7 शिफ्ट हैं। इसको मैं समझाने के लिए एक ही जोन का हाइपोथेटिकली कह लेते हैं कि एक ही जोन में 7 शिफ्ट में पेपर हुआ होगा। तो शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, 4, 5, 6, 7, और जो टोटल कैंडिडेट पेपर देने गए जो अपीयर हुए वो शिफ्ट 1 में 1200 थे, शिफ्ट 2 में 950, 3 में 600, 1400, 500, शिफ्ट 6 में 1100 और 7 में 1300। ये एक हाइपोथेटिकल डेटा है पूरे कैलकुलेशन को समझने के लिए। जो एक एवरेज स्कोर आता है, यानी कि 1200 बच्चों के सबके मार्क्स लिखे हैं आपने, डिवाइड बाय 1200 अगर करते हो, एक एवरेज स्कोर जो आया वो मान के चलते हैं यहां पे 64 होगा। हाईएस्ट मार्क्स मान लो 100 है, 64 एवरेज है, यहां पे 68 है। आप देख सकते हैं एवरेज स्कोर हमने लिया है और हाईएस्ट मार्क्स भी यहां पे कंसीडर करे हैं मैंने, हर एक शिफ्ट के अलग अलग। ठीक है, तो ये डेटा आई होप आपको समझ आया होगा। शिफ्ट हो गया, टोटल कैंडिडेट जो उस शिफ्ट में अपीयर हुए पेपर देने के लिए, एवरेज स्कोर हर शिफ्ट का आ गया और मैक्सिमम स्कोर हर शिफ्ट का आ गया, अलग अलग 7 शिफ्टों का। इसके बाद स्टेप 1, ये रॉ डेटा है मेरे पास। अब यहां पे हमें बेस शिफ्ट को पता करना है। ठीक है, बेस शिफ्ट यानी कि इन 7 के 7 शिफ्ट में से बेस शिफ्ट यानी कि रेफरेंस शिफ्ट कौन सी होगी
उसके लिए दो रूल हैं यहाँ पे जो आरआरबी बताता है। पहला रूल है 70% रूल। 70% रूल क्या कहता है? 70% रूल कहता है कि हमें पहले तो एवरेज स्टूडेंट्स निकालने हैं सारी शिफ्ट्स के। तो एवरेज स्टूडेंट का मतलब हो गया 1200 प्लस 950 प्लस 600 प्लस 1400 प्लस 500 प्लस 1100 प्लस 1300 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शिफ्ट जो कि 7 है। यहां से एवरेज स्टूडेंट आएंगे 1200, 950, 600, 1400, 500, 1100, 1300 डिवाइड बाय 7। तो मेरा एक एवरेज जो बच्चा आता है पर शिफ्ट पेपर दिया है जिसने, वो आया 1007, 1007। अब मुझे ये कंसिडर करना है कि मैं सिर्फ वही शिफ्ट को अपनी बेस शिफ्ट की कैटेगरी में रखूंगा जिसमें इस नंबर का 70% जो भी नंबर है उससे ज्यादा बच्चे थे। यानी कि अगर एवरेज 1007 बच्चा है तो 70% जो होगा मेरे एवरेज का, यानी कि अगर हम 70% निकालें 1000 का, 704.9 यानी कि 705 बच्चे अप्रोक्स बनते हैं 70% अगर मैं लेता हूं एवरेज का। तो अब मुझे वही शिफ्ट को अपने पास कंसिडर करना है किसके लिए? बेस शिफ्ट बनाने के लिए जिसमें 705 से ज्यादा बच्चे होंगे। तो हमारी जो शिफ्ट थी उनमें ये इस तरह से टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट थे। वो शिफ्ट जिसमें 705 से कम बच्चे हैं विच इज हमारी शिफ्ट हो गई S3 और शिफ्ट हो गई S5। ये दोनों शिफ्ट के अंदर बच्चे 705 से कम है, ये शिफ्ट बेस शिफ्ट नहीं बन सकती। इसका सीधा सा जो लॉजिक है वो ये है कि जितना ज्यादा बड़ा डेटा होगा उतना बेहतर नॉर्मलाइजेशन हो पाएगा, उतना फेयर नॉर्मलाइजेशन हो पाएगा। तो अब हमारे पास जो एलिजिबल शिफ्ट्स बचती हैं बेस शिफ्ट या रेफरेंस शिफ्ट बनाने के लिए वो है 1200, 950, यानी कि शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 4, शिफ्ट 6 और 7। बाकी एलिमिनेट हो गए, रिजेक्ट हो गए। अब इनमें से कौन सी शिफ्ट होगी जो बेस शिफ्ट बनेगी? वो जिसका मीन ये स्कोर सबसे ज्यादा होगा। तो अगर हम यहां पे देखें मीन स्कोर सबका, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिखाया था, कुछ इस तरह से ये मीन स्कोर था। अब जो बची हुई शिफ्ट है यानी कि S3 और S5 को हटा दो अगर, तो 1, 2, 4, 6, 7 में से ये मीन स्कोर है। हाईएस्ट मीन स्कोर किसका है सर? मीन स्कोर हाईएस्ट है शिफ्ट 4 का। तो मेरी जो शिफ्ट 4 है ये है मेरी बेस शिफ्ट, यानी कि इस शिफ्ट के जो बच्चे हैं उनका जो परसेंटाइल आएगा वो एक बेस परसेंटाइल है और उसी के आधार पे बाकी बच्चों का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। कैसे? अब मान लेते हैं हम अपने परसेंटाइल कैसे निकाला जाता है वो भी समझना जरूरी है। बहुत इजी है परसेंटाइल निकालना। मान लीजिए मेरे जो नंबर आए हैं वो आए हैं फॉर एग्जाम्पल 75 नंबर आए हैं मेरे, ठीक है? कितने? 75। जिस शिफ्ट में मैं बैठा था वो शिफ्ट 2 थी, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं बैठा था शिफ्ट 2 में। शिफ्ट 2 में कुल बच्चे जो थे वो थे 950। यहां पे भी देखेंगे कुल बच्चे जो थे शिफ्ट 2 में 950 थे। इनमें से एक बच्चा मैं भी था। मेरा स्कोर आया, रॉ स्कोर आया 75। मेरा रॉ स्कोर आया 75। तो अब यहां से परसेंटाइल कैसे निकलेगा? परसेंटाइल के लिए मेरा जो स्कोर है विच इज 75, यहां पर वो सारे बच्चों का नंबर जिनके मार्क्स, जिनके रॉ स्कोर या तो 75 आया है या 75 से कम आया है, वो है मान लीजिए यहां पे 750। ठीक है? यानी कि जितने भी बच्चों के नंबर 75 आए या 75 से कम आए वो हैं 750 बच्चे शिफ्ट 2 में। टोटल नंबर ऑफ बच्चे कितने शिफ्ट 2 में? 950। तो परसेंटाइल कैसे निकाला जाएगा? परसेंटाइल के लिए जितने बच्चों के मुझसे बराबर या मुझसे कम नंबर हैं वो, तो इतने बच्चों के नंबर या तो 75 है या 75 से कम है, डिवाइड बाय 950 इंटू 100। तो यहां से निकल के आता है परसेंटाइल जो कि आ गया 78.95। तो ये है मेरा परसेंटाइल। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला मैं शिफ्ट 2 में बैठा और शिफ्ट 2 के अंदर मेरे 75 मार्क्स आए। शिफ्ट 2 में कुल 950 बच्चे और बैठे थे, लेकिन ऐसे बच्चे जिनके मेरे बराबर या मुझसे कम स्कोर था वो थे 750। तो 750 डिवाइड बाय टोटल बच्चे जो बैठे शिफ्ट 2 में इंटू 100, ये मेरा परसेंटाइल निकल के आ गया। अब इसको नॉर्मलाइज करने के लिए हमें रेफर करना पड़ेगा किसको? हमारा जो बेस शिफ्ट था। ठीक है? अब हमने जो बेस शिफ्ट था उसमें भी अलग अलग परसेंटाइल आए होंगे। ठीक है? वहां पर जिस बच्चे के
रॉ मार्क 72 थे, उसका परसेंटाइल था 77। वहां पर जिस बच्चे के 75 मार्क्स थे उसका परसेंटाइल है 80। और मेरी शिफ्ट में अगर मैं देख रहा हूं तो मेरे भी 75 मार्क्स थे, पर मेरा जो परसेंटाइल है वो 78.95 है। कितना है? 78.95 है। इनकी इसकी शिफ्ट में 80 है। तो अब मुझे मेरा नॉर्मलाइज्ड स्कोर यहां से निकालना है। नॉर्मलाइजेशन के लिए जो हमें मेथडोलॉजी यूज करनी है उसको हम बच्चे अपनी इंजीनियरिंग में भी पढ़ते हैं, वैसे भी पढ़ा जाता है स्कूल में, इंटरपोलेशन। अब ये इंटरपोलेशन कैसे काम करेगा तो इसको मैं आपको अलग से समझा भी देता हूं एक बार। जैसे मान लीजिए इंटरपोलेशन के लिए मेरे पास एक डेटा यहां पे है, डेटा 1, और एक डेटा यहां पे है। ये मैं कुछ भी एक रैंडम डेटा कंसिडर करके आपको समझा रहा हूं। यहां पे जो रैंडम डेटा है वो है x1, x2, x3। यहां पे जो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो y1 है, यहां पे y2 है, और यहां पे y3 है। ये सब नोन है, केवल मान लीजिए कि मेरे पास ये अननोन है, y2 की वैल्यू मुझे नहीं पता, बाकी मुझे ये सब पता है जो भी मेरे पास वैल्यू है। यहां से हम इंटरपोलेशन लगा सकते हैं। इंटरपोलेशन के लिए आप कैसे कर सकते हो? इंटरपोलेशन के लिए आप यूज कर सकते हो x3 माइनस x1 डिवाइड बाय y3 माइनस y1। ये बराबर होना चाहिए किसके? x3 माइनस x2 डिवाइड बाय y3 माइनस y2। ठीक है सर। यहां पे ये नोन है, 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 ये अननोन है। आराम से निकल जाएगी वैल्यू y2 की। अब सेम तरीका यहां पे हमें काम में लेना है। जैसा कि हमें पता है कि जो परसेंटाइल चलती आ रही है बेस शिफ्ट की, वो मुझे पता है कि 77 परसेंटाइल है अगर 72 मार्क्स हैं। ठीक है, यानी कि अगर मेरे यहां पे 72 मार्क्स होते, अगर मेरे 72 मार्क्स होते तो मैं आराम से यहां पे बता देता परसेंटाइल मेरी कितनी निकल रही है, 77। उसी तरह से अगर मैं बेस शिफ्ट में होता, इसी तरह से 80 परसेंटाइल बनता है जब 75 हमारे यहां पे मार्क्स है। कितने मार्क्स हैं? तो अब मेरा परसेंटाइल कितना है सर? मेरा परसेंटाइल है 78.95। तो 78.95 के करस्पॉन्डिंग कितने मार्क्स होने चाहिए, ये यहां पे हमें ढूंढना होता है। इसी को बोलते हैं इंटरपोलेशन। तो इसको इस फॉर्मूले में आप रखो, या फिर इसको कुछ इस प्रकार से अगर आप सॉल्व करो कि भैया 80 माइनस 77 डिवाइडेड बाय 75 माइनस 72 बराबर 80 माइनस 78.95 डिवाइडेड बाय 75 माइनस, इसको मैंने बोल दिया x, 75 माइनस x। यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 73.95। तो ये निकल के आता है मेरा, ये निकल के आता है मेरा 73.95, मेरा नॉर्मलाइज्ड स्कोर। ये है मेरा नॉर्मलाइज्ड स्कोर, माने 75 मेरा रॉ मार्क्स था, पर मेरा नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो आता है वो 73.95 निकल के आता है। तो ऐसे पूरा का पूरा जो आरआरबी का मैथडोलॉजी है नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स निकालने का, वो कुछ इस तरह से काम करता है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन होगा रिगार्डिंग आरआरबी में किस तरह से नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, या रॉ मार्क्स से, जो रॉ मार्क्स बेसिकली जो आप लेके आते हो एग्जैक्ट सेम मार्क्स, उस रॉ मार्क्स से हम नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कैसे निकाल सकते हैं, वो ये है। अब अगर आप चाहो कि आप अपने रॉ मार्क्स से नॉर्मलाइज मार्क्स निकाल लो पहले से, वो मुमकिन नहीं है। क्यों नहीं मुमकिन है? यहाँ पे हमारे को दो ऐसी चीजें हैं जो नहीं पता होती हैं। वो होती हैं, एक तो ये वाला डेटा कि कितने कैंडिडेट किस शिफ्ट में बैठे हैं, हमें एग्जैक्ट डेटा नहीं पता। ठीक है, जब हम ट्राई करेंगे निकालने का खुद का एज अ स्टूडेंट, मैं निकालने का अगर ट्राई करूं, मुझे नहीं पता कि शिफ्ट में कितने बच्चे थे, और मुझे ये भी नहीं पता कि उस शिफ्ट का मीन मार्क्स कितने थे, वो भी नहीं पता। करेक्ट, उस शिफ्ट का मीन मार्क्स कितना है मुझे वो भी नहीं पता। समझ आया? तो इसीलिए ये प्रॉब्लम है। अब इसके अलावा कुछ स्पेशल केसेस भी हैं, कुछ ऐसे केसेस भी होंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो परसेंटाइल अगर है तो परसेंटाइल हो सकता है सेम हो जाए, तो उस केस में बच्चों की एज को कंसिडर किया जाता है। एज जिसकी ज्यादा है उसको प्रेफरेंस मिलता है। एज भी सेम है तो फिर अल्फाबेटिक ऑर्डर पे हम जाते हैं कि अल्फाबेटिक ऑर्डर किसका कैसे, उस हिसाब से डिस्कशन होता है।
तो ये था बच्चों मेरी तरफ से आपके लिए एक पूरा वीडियो जिसमें मैंने आपको समझाया नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। आशा करता हूँ आपके मन में अगर कोई भी दुविधा थी या कोई डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर और भी कोई डाउट्स है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या किसी और एग्जाम का आप कोई भी मेथड समझना चाहते हैं तो आप मुझे इस कमेंट के नीचे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में।